हेलो। क्लास एम आई ऑडिबल? सेजल, आवाज आ रही है बेटा? सेजल, आवाज आ रही है यस। बेटा? यस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम बता रहे थे। क्लियर? वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका सेकेंड यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, फील्ड्स। क्लियर? इसमें देखिए, सबसे पहले मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी, पिछले टर्म पे भी आज भी बता दे रहा हूँ। कुछ एनोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पिछले टर्म पे बताया भी था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर, यू नो, द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट को हम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन था हमारा। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वाइल इन मैग्नेटोस्टैटिक वाइल इन मैग्नेटोस्टैटिक बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन मैग्नेटोस्टैटिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं इसको एक तरह से, ये जो पोर्शन है, एक ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंस, मेरी आवाज आ रही है सभी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो हमारा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक से कुछ डिफरेंस हैं जो उनके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बी का एच के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एस। ठीक है, बी इज बी इज रिलेटेड टू एच एस। कैसे रिलेट होता है? बी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच। ठीक है, जैसे डी और ई में क्या रिलेशन था? डी और ई में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ये डी, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था।
This is for electrostatic. Similarly, in magnetostatic, it is represented B is equal to mu into H. जहाँ पे mu की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच. ठीक है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को ये? म्यू क्या है? म्यू हमारा परमिबिलिटी है. और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी. दोनों में अंतर है. देखिए, ये परमिटिविटी है, दिस इज योर परमिटिविटी. ठीक है, एंड दिस इज योर परमिबिलिटी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये म्यू नॉट रिलेटेड टू वैक्यूम और एयर है, और म्यू आर इज द रिलेटिव परमिबिलिटी. ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देखेंगे तो ये परमिटिविटी रिलेटेड टू वैक्यूम और एयर है, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है. इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ये चीजें? म्यू नॉट जो होता है इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? म्यू नॉट इन फ्री स्पेस 4 पाई × 10⁻⁻⁷. सभी को पता ही है? बताइए. हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही सभी को? हेलो, यस यस सर। ये समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंसेस? डिफरेंसेस समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है. अच्छा, तो फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे. हाँ, एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ. जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, क्योंकि सब मैग्नेटिक की ही बात हो रही है अभी, हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी से. ठीक है, ये क्या होता है? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, B इज इक्वल टू 5/S. यहाँ 5 क्या है? टोटल फ्लक्स. और S क्या है? सरफेस एरिया. तो इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, और सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. इसका दूसरा यूनिट है टेस्ला भी बोलते हैं इसको. ठीक है, टेस्ला. ठीक है, इसी के भी यहाँ पे आप अगर फाई निकालना चाहो तो फाई क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the surface is given by. अगर हमें फाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फाई इज इक्वल टू, जो पूरे सरफेस से अगर हमें निकालना है कि कितना हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको कंप्लीट सरफेस के लिए क्या लेना पड़ेगा? सरफेस इंटीग्रल. और बी का डीएस के साथ फाई इज इक्वल टू बी डॉट डीएस होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस. तो ये आ गया, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट सरफेस. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. जस्ट जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है आपका बायोट सेवर्ट लॉ, जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बायो सेवर्ट लॉ? इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा जरूर. हेलो, पढ़ा है बेटा? बताइए, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा है? ये क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग. पहले मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं.
दिस इज ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। मैंने आपको जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाना शुरू किया था तो ये पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, यहाँ पे हर चीजें करंट से डील होंगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज पास होता है तो उसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है, या फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें करंट से लिंक है, डायरेक्ट हम चार्ज से लिंक नहीं करेंगे, ठीक है ना। चार्ज का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर बेसिकली, जिसपे हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया है, दिस इज द स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, ओवर द लॉन्ग वायर कंडक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, dl है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप dl, ठीक है। ये आपका कंडक्टर है, इसके एंड्स हम डिसाइड कर दे रहे हैं, दिस इज B to A, दीज आर द एंड्स, ठीक है। इसमें I करंट फ्लो कर रही है, there is a current I that is flowing through this conducting wire। इससे हम कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं P, we have just taken a point P that is placed at a distance R, ठीक है। and this is basically making an angle theta, किसके साथ, जो भी हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लिया है उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये इनवर्ड कैसे हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ठीक है। उसके राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये राइट हैंड जाएगा, मीन्स अंदर की तरफ जाएगा, आपका जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा, मीन्स योर सॉरी जो आपकी उंगलियां हैं सारी अंदर की तरफ जाएंगी बेंट होके, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। अगर यही ऐसे, इनवर्ड का मतलब है क्रॉस, ठीक है। अगर ये ऐसे होता डॉट, यहाँ डॉट लगा होता तो ये अप, क्या होता, अपवर्ड होता। ये दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, इनवर्ड एंड अपवर्ड में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ डॉट होता तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होती, लेकिन चूंकि ये इनवर्ड है तो इसलिए क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ये नोटेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, सभी लोग, बायो सेवर्ट ला, ये पूछा जा सकता है पेपर में। हेलो, आवाज आ रही सभी को, दिस इज व्हाट, दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, इसमें डेफिनेशन में बोल रहा हूं, लेट ए बी ए कंडक्टर ऑफ एनी आर्बिट्री शेप, let AB be a conductor of any arbitrary shape ठीक है, in which a current I is flowing, ठीक है, फुल स्टॉप। let P be a point, P ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, P be a point at which field is to be determined, at which field is to be determined, ठीक है, फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू, अब इसका मेन स्टेटमेंट आ गया, ये तो हम डायग्राम के बारे में आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, अब इसमें डायग्राम में एक बार बता भी देता हूँ, जो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये,
एक ए बी हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि आर्बिट्ररी शेप का है, जिसमें एक करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है। अब हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, जो कि इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पे, जो कि क्या कहता है बायो सेवर्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट एंड सेवर्ट लॉ, दो साइंटिस्ट है, बायोट एंड सेवर्ट। ठीक है। बायोट एंड सेवर्ट, कॉमा, द फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, द फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, सभी लोग नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है। द फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, और सभी को दिख रहा है ये बेटा? सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बेटा सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू। अभी जब आप बोलिए आगमन से क्लास, आवाज आ रही है बेटा सभी को? नित्या पांडे, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नित्या पांडे, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग अनम्यूट मत करिए, ठीक है ना? एट एनी पॉइंट कैन बी computed by dividing the conductor into short current element, short current element। ठीक है। So the field distribution, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। The field distribution dB, that is dB। ठीक है। At that point due to each element is calculated, due to each element is calculated। ठीक है। So the total field B is then resultant of the infinitesimal field of all the element of the conductor।
ठीक है। लेट, ये स्टेटमेंट जरूरी है लिखना क्योंकि ये आपका इससे पूरा स्टेटमेंट लिंक कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा भी दे रहा हूँ। डीएल बी द लेंथ ऑफ वन सच एलिमेंट, लेंथ ऑफ वन सच एलिमेंट, length of one such element, and small r be the displacement vector, displacement vector of point P from this element. Biot and Seward observed that Biot and Seward observed that dB at any point P due to small element dl any point P due to small element dl of a current carrying conductor depends upon the following factors. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो पहले तो ये देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया आपको कि जो बायो-सेवर्ट लॉ है वो कहता है कि जो फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, एट एनी पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द कंडक्टर इनटू शॉर्ट करंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो बहुत लंबा वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो अगर आपको इस पूरे वायर के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट नीड टू ब्रेक दिस होल वायर इनटू स्मॉल सेगमेंट्स लाइक दिस। क्लियर? जैसे हम लोगों ने डीएल लेंथ का लिया है, देन यू विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर डीएल, दैट विल बी डीबी। डीएल के रिगार्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? डीबी निकल के आएगा, स्मॉल चेंज ऑफ फील्ड। क्लियर? ठीक है, अब जब डीबी निकल आएगा देन यू नीड टू इंटीग्रेट इट टू फाइंड द कंप्लीट लेंथ। ठीक है, पूरे कंप्लीट लेंथ के लिए फाइंड करने के लिए आपको स्मॉल लेंथ का निकाल के उसके रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द होल रेंज। क्लियर? देन यू कैन फाइंड द टोटल फील्ड बी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज, पहला जो फैक्टर है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट इज डायरेक्टली proportional to the current I flowing through the conductor, flowing through the conductor. Am I clear? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? It means that is your dB is directly proportional to I. This is the first factor. ठीक है, dB is directly proportional to I. Second point क्या है और किस पे इसकी डिपेंडेंसी होगी?
सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl ऑफ द एलिमेंट. It is directly proportional to the length dl of the element considered. ठीक है, of the element considered. तो इसका मतलब क्या है? What will be the meaning of this? Means dv will be directly proportional to dl. ठीक है. And the third one is, if you talk about the third point, third किस पे dependency आएगी? It is directly proportional to the sine of the angle. It is directly proportional to the sine of the angle theta between length of element, length of element, ठीक है, and the line joining, and the line joining the element to the point P. ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब है दैट इज, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया ये. ठीक है, तो आप चाहें तो इक्वेशन नंबर भी लिख सकते हैं 1 2 3. ठीक है, क्लियर. अब ये साइन एंगल की मैं बात क्यों कर रहा हूं? ये देख सकते हैं, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग दैट एलिमेंट एंड दिस इज द लेंथ वेक्टर dl. इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज द साइन थीटा. क्लियर. ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई, तो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई dl एंड साइन थीटा. ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस भी तो है दोनों के बीच में r, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, इट इज इनवर्सली proportional to the square of the distance r, square of the distance r, ठीक है, of the point P, of the point P from the element dl, from the element dl. कहने का मतलब है dv is directly inversely proportional to r square. ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए. अब इनको कंबाइन कर देंगे. ठीक है ना. नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स, combining all these factors, so you will get, कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? db is directly proportional to I dl sin थीटा, इनके तो सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा? db इज इक्वल टू क्या ऐड होगा? कोई बताएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह क्या ऐड होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर. ठीक है,
क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है बेटा? दिस इज Yes, sir. दिस इज द change of field at point P due to the small length element that is dl। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, इसकी वैल्यू कितनी होगी? एयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻⁷। सभी को पता है ये, इसकी वैल्यू होती है वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, क्लियर है? और म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये परमिबिलिटी है आपकी फ्री स्पेस में, दैट इज म्यू नॉट। आर यू क्लियर दिस? सभी को क्लियर है? ऑल्सो विद दिस हेल्प यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। कौन बताएगा क्या होगा? व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी? दैट इज एच, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इज गिवन बाई, कैसे निकालेंगे? बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, बोलिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, सो डी बी इज इक्वल टू, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी एच हो जाएगा। वैसे बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, अभी पीछे मैंने बताया था म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर हम रखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी 0 दिया हुआ है, इसलिए हम म्यू नॉट ही रखेंगे, क्योंकि हमारा म्यू नॉट ही एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री स्पेस में हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने म्यू आर को हटा रखा है, दैट्स वाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी एच, ये हो जाएगा किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बताइए। Yes, sir. ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे भी यूज होंगे, जैसे डीबी हो गया, डीएच हो गया, ये सब आगे भी यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मान लीजिए कंप्लीट लेंथ के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कंप्लीट लेंथ के लिए अगर आपको निकालना है, तो वहां आपका डीवी को बी निकालना पड़ेगा, है ना? जैसे अभी हमने निकाला स्मॉल लेंथ के लिए, लेकिन जब आप कंप्लीट लेंथ के लिए निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? लेंथ के लिए करेंगे, दैट इज डीएल, है ना? लेंथ क्या, कहाँ से कहाँ तक लिया हमने? जैसे मान लीजिए ए से बी लेंथ लिया, तो ए टू बी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लेंथ के लिए राइट साइड में, इससे आप कंप्लीट लेंथ के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे बताइए? ये तो स्केलर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीएच को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू क्या आ जाएगा? ए आर कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई डी एल इंटू ए आर कैप। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने साइन थीटा क्यों हटा दिया यहाँ से, क्यों हटा दिया, कोई बताएगा क्यों हटा दिया? हेलो, क्या क्या कोई बताएगा क्यों हटा दिया? क्योंकि साइन थीटा किसके बीच का एंगल था? बताइए।
लेंथ वेक्टर और जो हमारा डिस्टेंस दैट इज आर उसके बीच का एंगल था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये बेसिकली अगर हम इसको लिखें आई क्रॉस डी एल, तो ये आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा इंटू ए आर कैप आएगा। यही चीज है, तो ये बेसिकली आई क्रॉस डी एल है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, बताइए। हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में लेंथ ले रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो दिस इज योर आर डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा। ठीक है ना, यहाँ पॉइंट पी था आपका, यहाँ लेंथ वेक्टर था। ठीक है, तो इससे हम आर डिस्टेंस पे जा रहे थे, तो जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में ए आर वेक्टर भी होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो दिस इज योर डी एच इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली डीबी भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। डीबी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर डीबी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है मीडियम एग्जिस्ट कर रहा हो एज कंपेयर टू और एयर और वैक्यूम। तो सपोज यू हैव ए मीडियम, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास एक मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर ए मीडियम यू विल जस्ट सी, अगर मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू, क्योंकि उसकी परमिटिविटी एग्जिस्ट कर रही होगी, परमिबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मीडियम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको म्यू रखना पड़ेगा, जहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू है। ये आपकी ये आपकी म्यू की वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डी एच निकालेंगे तो डी एच भी आप निकाल सकते हैं फॉर ए मीडियम। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म हटाना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा म्यू बटे 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस ए आर को आप क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड वैल्यू, सभी को पता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर, एंड मॉड वेक्टर का मतलब मॉड आर हो गया। सॉरी, ये एक मिनट, नॉट लाइक दिस। ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर, आर की वेक्टर की डायरेक्शन में है ना ये, अपॉन मॉड आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एट वेक्टर आर अपॉन मॉड आर इंटू आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अच्छा, रिजल्टेंट फील्ड अगर आपको निकालना है एट पॉइंट पी, आपको मान लीजिए रिजल्टेंट मतलब पूरे वायर की वजह से निकालना है। रिजल्टेंट फील्ड अगर निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया भी था, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको कंप्लीट फील्ड निकल आएगा। रिजल्टेंट मतलब हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप टोटल फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो बी की डायरेक्शन है वो किससे हम निकाल रहे हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड बाई डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल अभी बताए भी थे हम, राइट हैंड रूल से ही हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है,
जो हमारा इनवर्ट डायरेक्शन आ रहा था। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है ये सभी को, बताइए। हाँ सर। ठीक है, अब इसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपको बना सकते हैं बायोसेवर्ट ला के। ठीक है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन है इसके डिफरेंट डिफरेंट। जैसे पहला रिप्रेजेंटेशन